नमस्कार। आज मैं अलीगढ़ की एक और घटना लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बात 10 नवंबर 2017 की थी। कड़ाके की ठंड थी और 3-4 दिन से बहुत गहरा कोहरा होने वाला शुरू हो गया था। सुबह-सुबह करीब 5 बजे जो गांव में लड़के आर्मी, पैरामिलिट्री फ़ोर्स या सिपाही में भर्ती के लिए सुबह-सुबह दौड़ लगाते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में दौड़ कुछ का विशेष टाइम लिमिट में दौड़ने का प्रोविज़न है, इसलिए वो सवेरे-सवेरे एक झुंड में सड़कों के किनारे दौड़ लगाते हैं। उन्होंने सूचना दी डायल 100 को कि एक गाड़ी पूरी तरह से जली हुई, जिसमें अभी भी धुआं निकल रहा है। वो यहाँ बुलंदशहर से अनूप शहर होकर अलीगढ़ आने वाले रोड में बीच में एक पनेठी बाज़ार पड़ता है। पनेठी से और साधु आश्रम तक पहुँचने के लिए एक पक्की रोड, पतली सी संपर्क मार्ग जिसे कहते हैं, उस पर पनेठी तिराहे से कोई 500 मीटर दूरी पर साधु आश्रम की तरफ मुँह करके खड़ी हुई है। हल्का हल्का धुआं इसमें दिख रहा है और ये भी बताया कि इसमें ड्राइविंग सीट पर ऐसा लगता है कि कोई आदमी था जो बुरी तरह से जल के राख हो गया है। लोकेशन पूछने पे इन्होंने ये बताया कि ये पनेठी मोड़ से कोई 500 मीटर आगे गांव अलहदादपुर के सामने की बात है। सबसे पहले मोटरसाइकिल मोबाइल वहां पहुंची। उसने देखा, कंट्रोल रूम को बताया घटना सही है। फिर थाने की मोबाइल पहुंची और फिर जल्दी से भागते हुए हरदुआगंज थाना क्षेत्र ये पड़ता था। हरदुआगंज थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह पहुंचे। डॉक्टर विनोद सिंह के बारे में एक बार और मैंने जिक्र किया था। ये वैसे तो थानाध्यक्ष है और पद में सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी है और पीएचडी भी नैनो फिजिक्स में है। मैंने जब वहाँ कार्यभार अलीगढ़ में ग्रहण किया था और सभी एसओज अपना अपना परिचय दे रहे थे, तो मैंने इसे अलग बुला के पूछा था कि पीएचडी करने के बाद वो भी नैनो फिजिक्स, जिसका बहुत स्कोप है, तुम कहाँ यहाँ पुलिस में दरोगा बने हुए हो। उसने अपने परिवार की उस समय की परिस्थिति बताई कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं इतना वेट नहीं कर सकता था कि 4 साल और वेट करके और इंटरव्यू दे के मैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप करूं। इसलिए उसी समय ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने पुलिस की सेवा ज्वाइन कर ली। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था, जानकार आदमी था, साइंटिफिक दिमाग का आदमी था, तो उसने जाके पूरी बात वहाँ पर नोट करने के बाद एसपी सिटी को बताया। अतुल श्रीवास्तव थे उस समय। एसपी सिटी को उसकी गंभीरता समझ में आई। वो भी सुबह सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और 5 बजे ही उन्होंने फ़ोन करके मुझे जगाया। उन्होंने बताया सब ऐसे ऐसे एक घटना हो गई है। गाड़ी चूँकि स्कोडा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये स्कोडा है। इसका मालिक भी, बड़ी गाड़ी है, मालिक भी बड़ा होगा। अगर ये ड्राइवर है तो बहुत ज़्यादा नहीं, अभी मालिक आ जाएंगे, बताएंगे क्या बात हुई है। और अगर ये मालिक है जो जला हुआ है तो कोई न कोई आफत आ सकती है। पता नहीं कौन आदमी है, वीआईपी है, सामान्य व्यक्ति है, क्या है। और ये भी बताया कि जो उसमें ड्राइविंग सीट पर आदमी बैठा हुआ सा लग रहा है, वो इस कदर जल गया है कि उसके धड़ में भी नीचे का हिस्सा सिर्फ बचा है। उसकी हड्डियां भी, सिर और हाथ और पैर की हड्डियां भी उसके पाउडर के रूप में सीट पर मिली हैं, यानी वो भी जलकर राख हो गई हैं। इस कदर टेम्परेचर उस समय गाड़ी के भीतर रहा होगा। ये भी बताया कि जो गाड़ी के एल्युमिनियम के पार्ट होते हैं वो गल के लिक्विड फॉर्म में बाहर सड़क पर अलग अलग जगह पर पड़े हुए थे। घटना की गंभीरता देख के मैं भी, कोई सुबह 5:30 पौने 6 बज रहे होंगे, घूप अंधेरा था, कस के कोहरा था, लेकिन पहुंचा। गाड़ी की हालत देख के और वो मरे हुए व्यक्ति की हालत देख के ऐसा लगा कि ये पता नहीं कौन आदमी है, कहाँ का है। आसपास के लोगों ने बताया कि स्कोडा गाड़ी यहाँ किसी के पास नहीं है, वहाँ आसपास 1-2 किलोमीटर के इलाके में। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर मेन रोड पे कोई जा रहा है तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ होगा पता नहीं। ये चूँकि संपर्क मार्ग था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि पनेठी से साधु आश्रम मोड़ के बीच में हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो सुबह किसी घटना का शिकार हो गया हो। कोहरा इतना गहरा था कि न तो पनेठी में किसी ने देखा। सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास लोग उठना शुरू कर देते हैं, एक्टिविटी शुरू हो जाती है सुबह की, किसानों की और छोटे मोटे दुकानदारों की।
सब्जी लेने वाले लोग 3-4 बजे उठ के चले जाते हैं खेत से, या जहाँ से उनको सब्जी लेना है उसको लाद के, और सुबह 6 बजे तक जहाँ से उन्हें बेचना है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उस समय गाड़ी की नंबर प्लेट पे जो पेंट लगा हुआ था वो भी इस कदर जल गया था कि उससे नंबर का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। पुलिस ने तुरंत हल्ला करना शुरू कर दिया, जो 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 आदत है, अरे साहब ये तो शॉर्ट सर्किट से लग रहा है, यहाँ गाड़ी कैसे पहुँचेगी। फिर उसमें आगे थोड़ा थोड़ा जब दिन निकलने लगा, 7, सवा 7, साढ़े 7 बजे की जब थोड़ा रोशनी होने लगी, तो और सामान उसमें से निकाल के जानने की कोशिश हुई कि हो सकता है कोई पेपर साबित बचा हो सकता है कोई चीज़ ऐसी बची हो जिससे इस गाड़ी की या इस पे बैठे हुए इस ड्राइवर की पहचान हो सके। तो उसमें और 5-7 बोतलें शराब की चटकी हुई बुरी तरह से, लेकिन कुछ कुछ में शराब का जो लेवल है वो आधा, 1/3, 1/4 बचा हुआ था, तो उससे लगा कि ये शराब की बोतलें हैं। तो ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया गया कि इसमें जो लोग बैठे थे या जो आदमी बैठा हुआ था वो शराब पी रहा था। फिर पुलिस ने कहा कि साहब ये शराब पिया होगा, नशे में होगा, सिगरेट जलाई होगी, शराब नीचे गिरी होगी और उसमें माचिस की तीली लग गई होगी। स्कोडा चूँकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, जैसे ही जली होगी, जब तक वो अपनी जगह से हिल पाता तब तक फिर वो ऑटोमेटिक गाड़ी में सब लॉक हो जाता है, खोल नहीं पाया और इसलिए ये घटना हो गई, इसलिए मर गया। पुलिस की थ्योरी तुरंत तैरने लगी वहाँ, और जो प्रेस वाले भी भाग के सब आ गए, और फिर सब हाँ में हाँ कहने लगे कि हाँ ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर एक बात आई कि जो आदमी सीट पर बैठा हुआ था, जो बुरी तरह से जला हुआ था, वो एकदम सीट में जो बैठने के खांचे बने होते हैं, जहाँ आदमी को फिट बैठना चाहिए उसका बैठते समय, बिल्कुल वहीं पर था वो वहाँ से 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ था। मतलब कहने का कि अगर सामान्य आदमी सामान्य स्थिति में होता, जलने की आहट से वो इधर उधर भागता, दूसरे गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी वहाँ बैठे बैठे ही जल गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, ये गाड़ी किसकी है और जो ये आदमी जल गया है वो कौन है। तरह तरह की आशंकाएं एसपी सिटी और सर्किल ऑफिसर ने कहा कि साहब पता नहीं इतनी बड़ी गाड़ी का ये मालिक है कौन है, बाद में क्या दिक्कत होगी। खैर डॉक्टर विनोद सिंह ने जो थानाध्यक्ष थे उन्होंने फ़ौरन जो हमारे यहाँ मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन यानी MTO जो होता है उसको संपर्क किया और उससे कहा कि HCMT हेड कांस्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट को तत्काल भेजें, इंजन नंबर और चेचिस नंबर को कागज़ पे जैसे उकेरा जाता है पेंसिल से वो जल्दी से उकेरें, ताकि सुबह 10 बजे से पहले जब स्कोडा गाड़ी या का जो शोरूम है वो दिल्ली में खुले तो उससे ये पता लगे कि ये इंजन नंबर और चेचिस नंबर की गाड़ी कौन डीलर के पास गई थी और फिर वो डीलर से पूछा जाए ये कौन इसका ओनर है। फिर ये प्रोसेस वो HCMT आए, उन्होंने उसमें इंजन नंबर और चेचिस नंबर निकाल लिया। एक आदमी सुबह रवाना हो गया 8 बजे, 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच गया और फिर वहां से जो उसने ट्रेल किया तो फाइनली बात ये आई कि इसका नंबर है UP16 AN 3402 और जो ओनर है फाइनल ओनर है उसका नाम है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसका नाम है रिजवान सन ऑफ सुल्तान खां RO अशोक नगर नई दिल्ली। टीम को फ़ौरन इस पते पर भेजा गया कि तत्काल जाइए और देखिए ये आदमी कहाँ है। टीम वाले इस पते पर गए, वहाँ जो भी मौजूद था कोई चाचा थे इनके या कोई एक मेल मेंबर था, उसने कहा कि साहब ये तो कल शाम से ही गायब हैं, कल शाम को निकले थे दोस्तों के साथ और अभी तक लौटे नहीं हैं, क्योंकि दूसरे दिन की भी शाम हो गई थी, 7-8 बज गया था। तो फ़ौरन डाउट हुआ कि उनसे पूछा गया कि स्कोडा गाड़ी किसके पास है, उनका साहब इन्हीं की है, लेकिन इस समय वो गैराज में है। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर सोनू का गैराज है जो इनका जानने वाला है, आता जाता रहता है, जिसके यहाँ से आना जाना है पहले से। सोनू के गैराज में ही इनकी गाड़ी बनती है और स्कोडा वहीं पे थी। अभी फ़िलहाल मैंने उसको पिछले काफ़ी दिनों से घर पर नहीं देखा है। पुलिस सोनू गैराज वाले के पास पहुंच गई, मिल गए अपने यहाँ घर पे, वो पता पूछते पूछते पहुंच गई। सोनू से पूछा कि ये स्कोडा गाड़ी तुम्हारे यहाँ गैराज में है, तो उसने कहा साहब बनने आई थी। पूछा गया उससे किसकी है, उनका सब रिजवान की है। रिजवान क्या करते हैं, उनका सब रिजवान जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्लॉटिंग करते हैं, पैसा है उनके पास, इस तरह की बातें, शौकीन आदमी हैं, स्कोडा गाड़ी उनकी है।
तो उन्होंने कहा पेपर्स दिखाइए कि और हमें गाड़ी चल के दिखाइए कि वो गाड़ी कहाँ पर खड़ी है। और फिर उसने कहा कि साहब आज शाम हो गई हो, मैं कल देखूँगा, परसों देखूँगा। टाइम बाई कर रहा था वो। क्योंकि पुलिस को पता था कि स्कोडा गाड़ी ही जली है, इसलिए उसने कहा नहीं हम तो अभी देखेंगे। और फिर उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और गैराज तक ले जाया गया। गैराज में स्कोडा गाड़ी नहीं थी। फिर जब सवाल पूछे जाने लगे तो वो अचकचा गया। उसकी समझ में नहीं आया अब इसका क्या जवाब दें, क्योंकि उसके रिकॉर्ड के हिसाब से स्कोडा गाड़ी गैराज में ही होनी थी। वो एग्ज़िट नहीं हुई थी, यानी वो बाहर नहीं हुई थी। और न ही उसके हिसाब किताब का कोई काम इनके कागज़ों में ऐसा था कि ये पता लगे कि फ़लाँ आदमी इतना पैसा दे के गाड़ी को ले गया है। लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था, बार बार कोशिश कर रहा था फ़ोन से किसी से बात करने की। फ़ोन उसका पुलिस ने रख लिया। उसको गाड़ी पर बिठाया, सीधे थाने ले आई। थाने पर उनकी पहले बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ टस से मस नहीं हुआ। फिर आप जानते हैं कि गंभीर घटना थी, पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। पूछताछ शुरू हुई, फिर वो कैटेगरी वाइज पूछताछ शुरू कर दी गई। इसके पहले कि झटका पूछताछ का नंबर आता वो समझ गया कि अब बचत नहीं है, और उसने फिर पूरा पूरा इंसिडेंट, पूरी बात थोड़ी थोड़ी करके बतानी शुरू की। उसने बताया कि ये रिजवान की गाड़ी है, और जो लाश आपने उस गाड़ी में जली हुई ड्राइविंग सीट पर देखी है वो रिजवान की ही है। पूछा कि आप रिजवान को किस तरह जानते हैं, तो फिर उसने बताया कि साहब रिजवान बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर हैं, और उनकी जो पहली शादी हुई थी वो नाजरीन नाम की एक लड़की से हुई थी। नाजरीन एक इंटीरियर डेकोरेशन की कंपनी में काम करती थी, और चूंकि ये प्लॉटिंग और उसका काम करते थे, जो बिल्डिंग के जो वो होते हैं, ब्रोकर होते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर है, तो जब वो कोई नई प्रॉपर्टी लेता था उसको अपने हिसाब से इंटीरियर डेकोरेट कराना होता था फ्लैट का, तो वो भी उसी इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी में जाते थे। उन दोनों की वहाँ जान पहचान हो गई, और उसी शोरूम में एक दूसरे से वो के लिए को पसंद करने लगे, और बाद में रिजवान ने नाजरीन से शादी कर ली। शादी के कोई 2 साल बाद इस बीच में रिजवान और नाजरीन से एक बच्ची भी हुई। 2-3 साल बाद नाजरीन को लोगों ने बताया कि इसके फला फला और महिलाओं से संबंध है। इस बात को लेकर घर में झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन नाजरीन ने इनको किसी जगह पर किसी एक दूसरी कम उम्र की लड़की के साथ पकड़ लिया। बात उस दिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, और फिर नाजरीन ने इससे तलाक ले लिया। मेहर की रकम चुकाने के लिए एक फ़्लैट, इसका छोटा फ्लैट था रिजवान का, वो उसने नाजरीन को दे दिया। नाजरीन ज़िद करती रही कि जो आपका 900 स्क्वायर गज का प्लॉट है वो हमको दे दीजिए, अपने हिसाब से हम उसमें मकान बनाकर रहेंगे। लेकिन रिजवान ने मना कर दिया। तो अपनी 5 साल की एक बच्ची को लेके नाजरीन जो है वो उसी फ्लैट में जो उसको मेहर के रूप में मिली थी उसमें वो चली गई। तलाक जैसे ही दिया एक दूसरे को इन्होंने, फ़ौरन रिजवान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करके जिस लड़की को ले आए उसका नाम शाजिया परवीन था। शाजिया परवीन आ गई घर में। महीने 2 महीने बाद वो इनके हिसाब किताब, जायदाद, पैसे और अकाउंट के बारे में जानकारी करने लगी। रोज़ रोज़ इस बात पे झगड़ा होने लगा कि तुमने ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया, तुम्हारी वहाँ प्रॉपर्टी है, मुझे दूसरों से पता लग रहा है। फिर बात बहुत आगे बढ़ गई, और एक दिन गुस्से में रिजवान ने उसको भी तलाक दे दिया। तलाक देने से वो बहुत नाराज़ हुई। उसने फ़ौरन एक मुकदमा अपने थाने में, संबंधित थाने पे लिखवाया, जिसमें उसने दहेज के लिए उत्पीड़न करना और अपना यौन उत्पीड़न किए जाने की शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने मुकदमा कायम किया, रिजवान को पकड़कर जेल भेज दिया। और रिजवान इस तरह से 1 साल लगभग जेल में रहा। इसी बीच में उसकी पहली पत्नी नाजरीन की, सोनू, जो गैराज ओनर था,
या जिसका गैराज था, वो भी इंटीरियर डेकोरेशन कराने के लिए गाड़ियों का जो तमाम चीज़ें लगती हैं उस सिलसिले में उसी कंपनी में जाया करता था, जहाँ बल्कि वो रिजवान से भी परिचित था क्योंकि वो सब एक ही ट्रेड में थे और रिजवान के यहाँ भी जाया करता था। तभी से शायद नाजरीन की नज़र पड़ी होगी सोनू पे और सोनू और नाजरीन में बहुत अच्छे संबंध हो गए और ज़्यादातर समय सोनू नाजरीन के यहाँ ही रहने लगा। जब रिजवान जेल से छूटा तो वो सीधे नाजरीन के पास आया और उससे कहा कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझसे गलती हुई, माफ़ी मांगी और ये कहा कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब मैं तुमको अपने साथ रखूँगा, तुम्हें किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। मेरी आंखें खुल गईं और मैंने जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया और ज़्यादातर उसका गुस्सा शाज़िया प्रवीण के ऊपर था। अब वो नाजरीन कुछ कह नहीं पाई। साल भर बाद जेल से छूट के आए थे, बात सही थी, जेल गए थे, इस बीच में उसका तमाम व्यवसाय बिखर गया। जिन जिन लोगों के ऊपर पैसे इसके बचे हुए थे उन सब ने पैसा देने से मना कर दिया। इस तरह से वो काफ़ी परेशानी में था, तो वो उससे कुछ कह नहीं पाया। जब सोनू को ये पता लगा कि रिजवान आया था और वो कह रहा था कि हम अब तुमको रखेंगे या तुम्हारे साथ रहेंगे, तो सोनू ने फिर नाजरीन से कहा कि नाजरीन तुमको ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि रिजवान के साथ रहना है। इस बात को लेके तमाम बहस दोनों के बीच हुई। फिर एक दिन नाजरीन ने डिसाइड किया, उसने कहा देखो वो जेल से छूट के आया है, अभी उसका दिमाग परेशान है, इसलिए शायद वो कह रहा है वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और मेरे साथ रहेगा ज़रूर, लेकिन उसकी जो आदतें हैं वो फिर किसी लड़की को ले आएगा, फिर वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो इसका अब एक ही तरीका है कि इसको रास्ते से हटा दो। जब ये रास्ते से हटा दिया जाएगा तो वो 900 वर्ग गज का प्लॉट भी हमारा होगा, इसका सारा बैंक बैलेंस भी हमारा होगा और जो घर वर्तमान में इसके पास है वो भी हमारा होगा, क्योंकि अब उसने कमिट कर दिया है कि वो हमें अपने साथ रखेगा। सोनू यही चाहता था। सोनू ने कहा जब नाजरीन ने डिसाइड कर लिया है तो ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाना होगा। सोनू ने ये बात नाजरीन के भाई शाहरुख को बताई कि तुम्हारी बहन ये चाहती है, और शाहरुख भी रिजवान के उस बिहेवियर से, उस समय जब रिजवान अपने शबाब पर था, रिजवान के पास बहुत पैसा था, गाड़ियाँ थीं और तमाम उसकी शोहरत थी, उस समय उसने उसकी बहन नाजरीन को तलाक दिया था। इस वजह से वो बहुत नाराज़ था, वो तुरंत तैयार हो गया। ये हुआ कि कैसे उसको बाहर निकाला जाए। उसने कहा देखिए वो जेल से ज़रूर आया है, लेकिन जो लड़कियों के प्रति उसकी आसक्ति है, जो लड़कियों की जो उसकी कमज़ोरी है वो छूट नहीं सकती। और मेरे जो दो दोस्त हैं, एक आस मोहम्मद उर्फ आशू और दूसरा अफरोज़, ये पहले भी कॉल गर्ल्स की जब ज़रूरत होती थी तो इससे हम लोग बुला लेते थे और इसको लालच देना होगा कॉल गर्ल्स का और ये फ़ौरन तैयार हो जाएगा, लेकिन कौन इसके लिए बात करेगा। तो ये तय हुआ कि आशू और अफरोज़ ही इससे बात करें और इसे तैयार करें कि बहुत दिन बाद तुम जेल से आए हो और ऐसे ऐसे कुछ हम अरेंज कर रहे हैं। आशू अफरोज़ ने रिजवान से बात की, रिजवान फ़ौरन 5 मिनट में तैयार हो गया। फिर सोनू ने इस बीच में उससे कहा कि देखो तुम अपनी स्कोडा गाड़ी तैयार हो गई है, तुम इसको ले जाओ। फिर सोनू ने इससे कहा कि यार ऐसे ऐसे पार्टी करने की बात अफरोज़ और आस मोहम्मद कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारा विचार है। बोले चलो तुम भी चलो, मैंने कह दिया है उनसे। बात तय हुई कि ये लोग वहाँ पर वैशाली मेट्रो स्टेशन पर इसको बुलाया गया, रिजवान को। रिजवान फ़ौरन वैशाली मेट्रो स्टेशन पर पहुँच गया। इधर सोनू रिजवान की स्कोडा गाड़ी लेके अफरोज़ और आशू को बिठा के वहाँ पहुँच गया और रिजवान से वहाँ मिला। रिजवान को उसकी स्कोडा गाड़ी में बिठा दिया। जब रिजवान ने कहा कि कहाँ चलना है, उसने कहा कि आज हमने सब इंतज़ाम गाड़ी में कर रखा है। मैंने एक गाड़ी टैक्सी एक किराए पे ले रखी है, पीछे कॉल गर्ल है उसमें, और उसके साथ मैंने शाहरुख को बिठा दिया है। खूब ढेर सारी शराब और खूब ढेर सारी सिगरेट और खाने का सामान ये सब गाड़ी में रख लिया है। फिर ये वहाँ से चलना शुरू हुए दिल्ली से। शाम को कोई 5 बजे वहाँ से चले हैं, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया। बुलंदशहर के रास्ते में जब एकांत में पहुँचे तो उन्होंने सड़क के किनारे, थोड़ी सी एकांत सड़क है वो, अनूप शहर रोड,
वहाँ पर सड़क के किनारे उन्होंने खूब शराब पी। इसी बीच में एक एक करके आदमी पीछे वाली गाड़ी में जाते थे और वहाँ उस कॉल गर्ल के साथ थोड़ा समय बिताते थे, फिर वापस चले आते थे। ये कार्य करते करते कोई 12 बज गए। गाड़ियाँ चलती रहीं, ये एक एक आदमी रुक रुक के वहाँ जाता था और फिर टेलीफोन से, मोबाइल से बात करके फिर गाड़ी रुकती थी, फिर दूसरा जाता था। अफरोज़ और आश मोहम्मद का काम था कि किसी तरह रिजवान को खूब नशे में कर देना। रिजवान भी बहुत दिन बाद चूंकि जेल से छूट के आया था, उसने भी छक के पी। करीब 1 बजे के आसपास इन लोगों ने देख लिया कि अब ये बिल्कुल नशे में हो गया है। तब तक ये अनूप शहर से होते हुए अलीगढ़ वाले रास्ते पर आ गए थे। बीच में रिजवान ने पूछा कहाँ ले चल रहे हो, तो इसने आस मोहम्मद या आशू और अफरोज़ ने ये बताया कि इसी तरफ से चल रहे हैं और मामू का एक लड़का है रास्ते में। चूँकि दोनों यहीं के रहने वाले थे और ये बात रिजवान को पता थी कि मामू का एक लड़का रास्ते में मिलेगा, वो कुछ सामान घर के लिए उसको देना है, तो वहाँ हम दे के रास्ते में हम लोग सीधे दिल्ली निकल चलेंगे। पनेठी के आसपास जब अलीगढ़ में एंट्री कर ली इन्होंने अनूप शहर वाली रोड से, तो पनेठी के आसपास एक दूसरे को इशारा किया और पनेठी से जो संपर्क मार्ग है साधु आश्रम की तरफ, बात होगी करीबन 2:30 बजे की, उस तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। करीब 500 मीटर आगे ले जाके गाड़ी को उस सिंगल सड़क में, सिंगल रोड में किनारे की तरफ खड़ा कर दिया और पीछे आस मोहम्मद और अफरोज़ बैठे हुए थे। अफरोज़ गाड़ी चला रहा था, आस मोहम्मद और सोनू पीछे बैठे हुए थे। सोनू ने पहले से, चूँकि रस्सी उसमें उन्होंने रखी थी, रस्सी रखी थी, शराब ढेर सारी रखी थी, सिगरेट, तमाम चीज़ें सब रखी थी, सब सामान तैयार करके रखा था। सोनू ने रस्सी का फंदा पहले से बना रखा था। जब ये देखा कि बिल्कुल शराब में धुत हो गया है तो, और अफरोज़ चला रहा था, अफरोज़ के बगल, ड्राइविंग सीट के बगल वाले में रिजवान बैठा हुआ था, पीछे आशू और आस मोहम्मद और सोनू बैठे थे। सोनू ने अपने ठीक आगे बैठे हुए रिजवान के गले में फंदा डाला और पीछे सोनू और आशू ने मिलकर उसको कस के खींच दिया। 10 मिनट में रिजवान ठंडा हो गया। जब देख लिया इन्होंने कि ये अब इसकी जान निकल गई है, गाड़ी किनारे खड़ी की और वहाँ से रिजवान को धक्का देके ड्राइविंग सीट तक पहुँचा दिया। फिर बियर की बॉटल्स में ये 6-7 बोतल में पेट्रोल रखे हुए थे। 2 बोतल पेट्रोल भीतर की तरफ और उसके बाद शीशा बंद करके बाकी सारी पेट्रोल गाड़ी के ऊपर की तरफ छिड़क के सोनू ने अपने लाइटर से आग लगा दी। चूँकि सोनू ही पेट्रोल छिड़क भी रहा था और उसी ने लाइटर जलाई आग के लिए, तो पेट्रोल उसके हाथ में भी था, उसका हाथ भी बुरी तरह से झुलस गया था। 200-250 मीटर पीछे गाड़ी खड़ी थी जिसमें शाहरुख बैठा हुआ था, वो कॉल गर्ल थी। ये सब लोग भाग के उस गाड़ी में पहुँचे। वहीं दूर से थोड़ी देर तक देखते रहे कि कोई दरवाज़ा खुलने की या किसी के बाहर निकलने की, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। ये डिस्कस कर रहे थे कि कतई बचने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी वो डबली श्योर होना चाहते थे। 15-20 मिनट देखने के बाद वो इत्मीनान से वहाँ से निकले और उसके बाद फिर ये दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली करीब 6:30 बजे पहुँचे और इन्होंने रास्ते में ही उस कॉल गर्ल को उतार दिया। 6:30 बजे दिल्ली में किसी जगह पर उतार दिया और ये लोग अपने अपने घर पहुँच गए। इतना जानने के बाद ये तय हो गया कि कौन कौन लोग इस आदमी की हत्या में हैं। फिर एक एक करके दबिश देनी शुरू कर दी गई और नाजरीन गिरफ्तार होकर आ गईं। नाजरीन भी पहले इधर उधर की बात करती रहीं। जब उनसे थोड़ी सी अच्छी वाली पूछताछ शुरू की गई, हिंदी अंग्रेजी में समझाने की बात शुरू की गई, तो उन्होंने सब, नाजरीन ने पूरी बात बताई। नाजरीन के अंदर इंतकाम भरा हुआ था। डॉक्टर विनोद सिंह ने, थानाध्यक्ष ने, जब बातचीत करने के बाद बाहर निकल के बताया मुझे, अतुल श्रीवास्तव ने भी बताया कि साहब उसे किसी बात का अफसोस नहीं था और इतना ज़्यादा उसके अंदर इंतकाम भरा हुआ था, रिजवान के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने एक एक करके 10 के आसपास इंसिडेंट्स बताए होंगे कि इन 10 महिलाओं से इसके संबंध थे। जितना भी पैसा ये कमा के किसी किसी फ्लैट में, इसको उसका कहना था कि 5-5 लाख रुपए का, जिस फ्लैट का सौदा कराता था ये 5 लाख 8 लाख रुपए का फ़ायदा होता था, ये वहीं बाहर उड़ा के चला आता था। और घर के लिए, चूँकि बच्ची छोटी थी, घर के लिए अगर पैसा मांगा जाए तो बहुत ही उल्टी सीधी बातें करता था।
उसका खर्च तो चूँकि नौकरी उसने नहीं छोड़ी थी इंटीरियर डेकोरेशन की उस दुकान पे, तो वो अपनी बच्ची और अपना खर्च वो अपनी नौकरी से करती थी और इसी बात का वो बार बार उल्लेख करता था कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। उसके बाद जब वो तलाक उसने ले लिया तो इसने कहा कि ठीक है, कुछ पैसा मैंने बचा के रखा है, आप हमें 900 वर्ग गज वाला प्लॉट दे दीजिए, मैं अपना मकान बना के अपनी बच्ची के साथ वहीं रहूँगी। लेकिन इस पे भी वो राज़ी नहीं हुआ और उसका ये कहना था कि मुझे पता था कि शाज़िया परवीन से इसके संबंध हैं और जैसे ही ये तलाक ये इसीलिए तलाक दे भी रहा है कि फ़ौरन उसको ला के उससे निकाह कर लें। उसे ज़रा सा भी न तो दुख था इसके मरने का, न ज़रा सा भी उसने अफसोस किया। उसके बाद फिर उसका भाई शाहरुख आया। शाहरुख ने भी बताया कि किस तरह से उसकी बहन रोती थी और मैं बार बार परेशान होता था कि कैसे मैं अपनी बहन के दुख का बदला लूँ। फिर सोनू पकड़ा गया, चूँकि सोनू और नाजरीन के संबंध थे और इन लोगों ने ही तय किया था कि अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो हम निकाह कर लेंगे। अफरोज़ और आशू में मोहम्मद उर्फ आशू, ये उस समय नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन ये चारों लोग पकड़ लिए गए। नाजरीन, सोनू उर्फ तारीफ़ उर्फ राजा भैया सन ऑफ नसीम खां, संजय कॉलोनी, अर्थला, गाज़ियाबाद। अफरोज़ पुत्र अलाउद्दीन, संजय कॉलोनी, अर्थला, गाज़ियाबाद। और शाहरुख सन ऑफ ज़हीर अहमद, ओखला, दिल्ली। ये घटना 10 नवंबर की सुबह 3 से 4 के बीच में हुई थी और 16 नवंबर को ये सारी गिरफ्तारियां हुई इन सबको। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इसी बीच में शाज़िया परवीन भी आ गई थाने पर अपनी माँ को लेकर और शाज़िया परवीन एक वेल ड्राफ्टेड एप्लीकेशन संभवतः अपने वकील से लिखा के लाई थी कि साहब अब इनका इंतकाल हो गया है और इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये इनका अकाउंट है, ये उसके अकाउंट नंबर हैं और इसका जो अकाउंट का डिटेल हमने उससे बैंक से निकाला है, इतने लाख रुपए अभी इनके अकाउंट में हैं, इन सब पर मेरा भी हक है। मैं भी, क्योंकि वो भी तलाक दे चुकी हैं, उनको दे चुके हैं, मुझे भी तलाक दे चुके हैं, इसलिए हम दोनों का बराबर का हक है और उस बच्ची का भी हक है जो उनसे पैदा हुई थी। कुछ इस तरह की बात उसमें लिखी हुई थी और वो आ गई हमारे कार्यालय में शाज़िया परवीन और उद्दंडता करने लगी कि साहब ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। खैर उसको महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से वहाँ से ले जाया गया, उसे समझाया गया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, तुमने उसको जेल भिजवाया था, तुमसे ये परेशान होकर वो उसने ये किया है। बड़ी मुश्किल से वो समझ पाई। तो एक आदमी की इतनी दौलत उसके मृत्यु का कारण बनी। एक तो दौलत, दूसरे उसकी खराब आदतें और उसका बिल्कुल बसा बसाया एम्पायर वो मिट्टी में मिल गया। 16 नवंबर को ये गिरफ्तारियां हुई, प्रेस के सामने इनको प्रस्तुत किया गया। महिला को चूँकि प्रस्तुत किया जाना बहुत उचित नहीं होता है, महिला से बाहर अलग महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में लोगों ने बातचीत की और लोगों के सवालों का जवाब दिया। आप चाहें तो ये गूगल पे जाके इसकी पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। चूँकि वो दिल्ली का बिजनेसमैन था, अलीगढ़ में जला हुआ पाया गया था, स्कोडा गाड़ी में था। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी कवर की थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका फॉलोअप भी 2 दिन तक लिखा था, जब तक गिरफ्तारी या जब तक इसका पता नहीं लगा था। तो आप इसको पढ़िएगा, बहुत ही चौंकाने वाली बात थी उस समय। और ह्यूमन रिलेशन आदमी के बीच का जो मानव और मानव के बीच का संबंध है, वो किसको कहाँ ले जाकर खड़ा करता है, इससे बढ़िया, इस क्राइम से बढ़िया वो कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। आज बस इतना ही, कल हम फिर एक नई घटना के साथ आपके सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।